नमस्कार, तेजस्विनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत तो देश की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। हमारी आज की तेजस्विनी है एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भारतीय टुकड़ी का, पूर्ण भारतीय टुकड़ी का जो फीमेल एंगेजमेंट टीम थी उसका नेतृत्व किया और दक्षिण सूडान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने जमीन पर जो काम किया उससे न केवल उन्होंने साहस का, नेतृत्व क्षमता का, बल्कि संवेदनशीलता का भी ऐसा परिचय दिया कि नारी शक्ति को नई पहचान दिलाई। हमारी आज की तेजस्विनी है भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार। बहुत बहुत स्वागत आपका मेजर। थैंक यू। तो आइए करते हैं मुलाकात मेजर स्वाति से। मेजर स्वाति, आपने चूंकि अपनी पहचान गढ़ी है आज और आपको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया है, सबसे पहले आपको इस पुरस्कार की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये कह सकते हैं कि आपने तमाम भारतीय नारी शक्ति का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, लेकिन सब जानना चाहते हैं ये कि ऐसी कौन सी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, कैसा माहौल था? क्योंकि दक्षिण सूडान के बारे में हम खबरों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन ज़मीन पर वहाँ कैसा माहौल था जिससे आपकी चुनौतियां बढ़ गई थी? साउथ सूडान जो है वो सूडान से अलग हुआ 9 जुलाई 2011 में, जब 2013 में वहाँ पर रिवाइटलाइज्ड एग्रीमेंट होने लगा। उसके बाद जब ट्रूप्स जाने लगे वहाँ पर, हर कंट्री से जा रहे थे, तो हम जब वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ का माहौल देखते हो आप, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसके कारण वहाँ पर बहुत सारा वायलेंस हो रहा है वहाँ के लोगों पे। कॉन्फ्लिक्ट से के कारण सेक्सुअल वायलेंस बहुत हो रहा है वहाँ के विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर भी। एंड मेनली वहाँ पर जो साउथ सूडान में लड़ाई जो है, इट इज़ ट्राइबल वॉर्स के कारण ही हो रहा है। हम जब टाउन में भी जाते थे तो हम वहाँ देखते थे कि नेचर के कारण भी बहुत सारा क्राइसिस वो लोग झेल रहे हैं। उसके अलावा जब ये कॉन्फ्लिक्ट वाला क्राइसिस शुरू होता है तो फिर उनको अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी डर रहती है। तो जब वो यूएन एम्प्लॉयज़ को देखते हैं वहाँ पर, या यूएन के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पर देखते हैं, तो उनको एक्चुअली थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है एंड उनको लगता है कि कोई उनके साथ देने के लिए कोई ना कोई है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, सैन्य बल देता है, और अपनी पहचान हम पहले भी बना चुके हैं। लेकिन महिलाओं के लिए खासकर अभी तक जैसे कहा जाता है कि जो ज़्यादा मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं, जो फ्रंट ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर, या फिर लॉन्ग टर्म पेट्रोलिंग्स होती हैं, चुनौतीपूर्ण जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें महिलाओं को नहीं लिया जाता था। तो क्या पहली बार था ये कि महिलाओं को, एक पूरी महिला ट्रूप को वहाँ पर भेजा गया इस ऑपरेशन के लिए? हाँ, ये भारत की तरफ से पहली बार था कि एक पूरा फीमेल एंगेजमेंट टीम, जो जिस टीम की मैं कमांडर थी वहाँ पर हम गए थे। हम एक बटालियन के साथ गए थे जिसमें ऑब्वियसली मेल सोल्जर्स भी थे। तो हमने क्या किया, वहाँ पर पहली बार हमने मिक्स्ड पेट्रोल शुरू किया, क्योंकि हमने देखा कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको एक्चुअली ऑन ग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि आप मेल और फीमेल साथ में काम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ जो भी होस्ट कम्युनिटी है उन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। वहाँ के लोग अपने विमेन को आगे आने नहीं देते थे लोगों से बात करने के लिए, आप इवन दो यूएन पीस कीपर भी हो। पर जब हम गए तो वहाँ पे थोड़ा और उनका एक्सपोजर खुला, तो उन्होंने देखा कि विमेन यूनिफॉर्म में भी मेल के साथ में काम कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा और रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ा यूएन की तरफ भी। अच्छा, तो वो खुलने लगे बेसिकली। हाँ, बिल्कुल खुलने लगे। जी, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जनजातीय गुटों के बीच की जो हिंसा होती है उससे जो महिलाएं और बच्चे खास तौर पर प्रभावित बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, इसमें बहुत बेहतरीन योगदान रहा है मेजर स्वाति की पूरी टीम का। लेकिन मेजर स्वाति, जैसे भाषा की भी समस्या होती होगी वहाँ पे, ज़मीनी परिस्थितियाँ तो मुश्किल होती ही होंगी, तो कैसे कोप अप किया? किस तरीके की इंटरेक्टिव स्किल्स भी आप लोगों ने डेवलप की कि आप वहाँ पर ये काम कर सकें? हमारा जब हम सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू वहाँ जाने के लिए, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस के बाद,
तो हमारा प्री इंडक्शन जाने से पहले एक ट्रेनिंग हुआ था यहाँ पर। कुछ जगह पे कभी कभी होता था कि लैंग्वेज असिस्टेंट हमारे साथ नहीं चल पाते थे, तो हम जो कुछ प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते थे जो हमें पता है कि हमें यही पूछनी है या हमें ये बातचीत करनी है उनसे, तो हम वो ट्रांसलेट करके रख लेते थे। उनका जो भी जवाब है उनके परमिशन से रिकॉर्ड करके, तो फिर हम आके जो हमारा ट्रांसलेटर होता था उससे ट्रांसलेट करवाते थे। विजयस्वाति, एक महिला होने के नाते जाहिर है कि जब भी हम कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं जहां महिला और बच्चे मुश्किल में होते हैं तो दिल में एक हुक सी उठती ही है, कुछ करना चाहते हैं आप। आपके ऐसे क्या अनुभव रहे वहाँ पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ज़मीनी स्तर पर, या आपका वो पहला दिन जब आपने ऐसा कुछ देखा और उसने आपका दिल छू लिया? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जो मैं पेट्रोल्स पे जाती थी वहाँ पर, तो जो पहला पेट्रोल था हमारा जिसमें हम वन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस कैंप था वहाँ पे जहाँ हम थे, वहाँ गए थे। तो पहले दिन में तो जो मेरी टीम थी, हम पेट्रोल पे निकले थे, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन टाउन के जो भी लोग थे वो नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने वहाँ पर एक छोटा सा कैंप कंडक्ट किया जहाँ पर हम अवेयरनेस करा रहे थे बच्चों के लिए। तो वहाँ पे देखा कि जो वहाँ के जो महिला है, तो वो भी यही चाह रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल पाए। तो उन्होंने फिर अपने जो बच्चे हैं उनको हमारी तरफ भेजा था कि हमसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करके बात कर ले। तो उन्होंने जो भी इश्यूज़ थे उनके वो यही थे कि उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके उसके लिए उनको जॉब्स ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी वो विमेन कुछ भी वहाँ तो स्कूल्स होते नहीं होंगे, या स्कूल्स हैं लेकिन काम नहीं। स्कूल्स है। आपने भी बात कही कि सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा बहुत बड़े स्तर पर देखी जाती है। ऐसे कुछ मामले आपके सामने भी आए? हाँ, एक पेट्रोल हम गए थे जिसमें जो डायनामिक एयर पेट्रोल जो हम कहते हैं, वहाँ के जो वुमेन हैं उनसे बात किया। तो उनमें से एक ने बोला कि उनकी जो बेटी है छोटी, अभी 18 साल की कुछ होगी, उसको फोर्स्ड मैरिज करा रहे हैं। एंड वो अपने जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे बात किया, जो पुलिस थे वहाँ के उनसे बात किया, बट उसको कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला उन लोगों से। तो वो हमें कह रहे थे कि हम अगर वहाँ पर कुछ अवेयरनेस कराए ताकि यंग लड़कियाँ जो है वहाँ पे वो इस रास्ते पे ना जाए। बिकॉज आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत कॉमन है कि आप बहुत छोटी सी बच्चियाँ प्रेग्नेंट होंगी। तो जब आप वो देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये इसमें मुझे जितना मुझे ज्ञान होगा उतना तो मैं इनको बता सकती हूँ। तो आपने ऐसी क्या पहल की जिससे कुछ बदलाव लाना संभव हो सका? क्योंकि बार बार हर दिन, दिनों तक, हफ्तों महीनों तक तो जाना संभव नहीं होता होगा। कोई ऐसी पहल जिसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी वहाँ दिखा हो? हमने बहुत सारे कैंप्स कंडक्ट करा है। हमने वहाँ पर एक सेल्फ एम्पावरमेंट कैंप कराया था जहाँ पर वुमेन को हमने स्टिचिंग और बीड वर्क्स, क्योंकि वहाँ पर बीड वर्क्स का बहुत ज़्यादा शौक है। कैंप का असर क्या पड़ा, बदलाव क्या आया? अभी रिसेंटली दिसंबर 25 में ह्यूमन राइट्स डे का हमने वहाँ पे एक इवेंट करा था। तो वहाँ पर वो लोग आके जो भी सामान बेचा था उससे थोड़ा बहुत उनको पैसे जो इकट्ठा हुए, उनके जो बच्चों हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए वो काम आया। एंड ये अभी जैसे हमने कुछ लोगों को सिखा दी, बट वो मुझे पता है कि वो लोग आगे अपने जो बाकी लोग हैं उनको सिखा पाएंगे। एंड अदर देन दैट हमने वहाँ पर एक ग्रुप बनाया था विमेन, क्योंकि वहाँ पर जो है रोड्स ज़्यादा रोड्स नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राई वेट सीजन 2 ही सीज़न होते हैं। तो जब भी बारिश होता है तो सारे रोड्स कट ऑफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लड, हेवी फ्लड्स एंड ऑल दैट। तो हमने क्या किया, सारे जो पायाम्स है उनके विमेन लीडर्स या जो भी विमेन लीडरशिप मिल पाए वहाँ पर, उनको कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाया ताकि वो अपना अपडेट हमें दे पाए। अगर मान लो हम भी वहाँ नहीं पहुँच पाए तो वो हमें बता पाएंगे कि वो ठीक है या कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। अदर देन दिस एक हमने प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट कार्ड्स बनाए थे जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट और यूएन के बाकी एजेंसीज भी है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, जेंडर सेल हो गए, एंड देयर आर सम एजेंसीज जो सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस है उसी के ऊपर डील करते हैं। तो हम सबका कॉन्टैक्ट्स जो थे हमने उसी को एक कार्ड में बनाया था जिसका सबके कॉन्टैक्ट्स को, एंड हम जहाँ पे भी पेट्रोल्स पे जाते थे वहाँ पर उनको वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इन केस अगर किसी को भी कोई इशू होगा तो वो उनको कांटेक्ट कर पाएंगे। इसे प्रोटेक्शन कार्ड क्यों बोला जाता था? ये एक टर्मिनोलॉजी था बिकॉज वहाँ के जो विमेन होस्ट कम्युनिटी के जो विमेन, चिल्ड्रन, मेन, वहाँ उन सब पे ही कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये कार्ड ऐसा था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्रोटेक्शन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसका नाम ऐसे प्रोटेक्शन कार्ड दिया था। ओके, जाहिर है कि इन क्षेत्रों में बहुत तरह की समस्याएं होती है। आपने शिक्षा की बात की, सिक्योरिटी का भी इशू है, खाने का भी इशू है, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होता है इन क्षेत्रों में। तो आपने क्या इस स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ काम किया है खास वहाँ पे? जो हमारे बटालियन जो गए थे
उसके साथ हमारे पास एक मेडिकल डॉक्टर्स भी चले थे एंड साथ में वेटनरी डॉक्टर भी थे। तो जब हम वहाँ पे वन ऑफ द रीजन्स में गए थे जहाँ पर फ्लड के कारण बहुत सारे डिजीज़ फैला हुआ था, कॉलरा, मलेरिया, बाकी बहुत से डिजीज़। तो हम जब पेट्रोल करके वापस आए तो हमने इस डॉक्टर को बोला कि आप कुछ कैंप या कुछ कर पाएंगे। तो हम सब मिलके फिर से उसी जगह पे गए एंड एक मेडिकल कैंप कंडक्ट किया, जिसमें बिकॉज ऑब्वियसली मेल डॉक्टर्स भी थे बट हमारे साथ एक फ़ीमेल डॉक्टर भी थी। तो उनके होते हुए जो फीमेल पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, वो भी आगे आने लगे अपना जो भी मेडिसिन और चेकअप, रूटीन चेकअप कराने। तो हमने एक डिग्निटी किट बोल के, जिसमें सैनिटरी पैड्स और बेसिक नीड्स जो वुमेन के नीड्स होंगे, उसका एक किट बना के हम वहाँ ले गए थे जब हम जा रहे थे इंडिया से। तो वो जब हम वहाँ गए तो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे, स्पेशली फॉर वुमेन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे इट इज़ अ स्मॉल थिंग बट जो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, बट जब हम वहाँ देखते हो, बाकी लोगों को देखते हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। बिल्कुल। यस, एंड इसलिए हमने उसका नाम डिग्निटी किट रखा। वो ऐसे नहीं रखा था कि बस किसी को दिखाने के लिए, बट इट वाज जस्ट कि उनको हेल्प करने के लिए। वैसे यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन की तरह नहीं था, बल्कि ये ऑपरेशंस कई महीनों तक चलता रहा, लगभग साल भर तक चलता रहा। हाँ, 18 महीने ऑलमोस्ट। 18 महीने। और इन 18 महीनों में 110 पेट्रोल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग पेट्रोल्स, जिसका मतलब है सड़कें नहीं है मेजर स्वाति, लेकिन आप लोगों को पहुंचना होता था। कैसे होता था, मतलब सड़कें नहीं है तो कैसे पहुंचते थे बाय रोड अगर जाना होता? बाय रोड जितना दूर तक हम जा पाए, बाय गाड़ी से जितना दूर, उसके बाद हम वहाँ पे गाड़ी छोड़ के फिर पैदल निकलते थे। लेकिन आपका शेड्यूल क्या होता था, मतलब सुबह कब उठते थे, कब पहुंचते थे, कब करते थे, कब वापस आ पाते थे, क्या शेड्यूल, एक दिनचर्या क्या होती थी? अगर आप जैसे पेट्रोल के लिए निकलते हो तो आप सुबह 6 या 7 बजे अर्ली मॉर्निंग्स निकलते हो, वहाँ जाते हो, 2 घंटे का रास्ता मान लो, आप बाय रिवर भी जा रहे हो तो 2 घंटा वहाँ पहुँच के, वहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे पहले ही हम बात कर लेते थे कि हम ऐसे आ रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी क्लियरेंस और वो सब लेना होता है। तो हम वहाँ जाके उनसे बात करते थे एंड मे बी 2 घंटा उनसे इंटरेक्शन करते थे, 2-3 घंटा, एंड फिर वापस आते थे। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस पेट्रोल्स होता था जहाँ पर आप 48 आवर्स तक वहीं पर रुके हो अलग जगह पे, बट जितने अदर रूटीन पेट्रोल्स होते थे उसमें आप बस जाके आप शाम तक, टेंटेटिवली शाम तक आ सकते हो। जी, एक महिला होने के नाते इन चुनौतीपूर्ण हालात में आप लोगों को, मतलब अगर आप एक सैन्य अधिकारी से इतर अपने आप को एक लड़की की तरह देखते हैं, तो आपको भी पर्सनली आपकी टीम को, फीमेल टीम को क्या मुश्किलें आती थी जिनको आपने काउंटर किया या दरकिनार किया? जब हम वहाँ पर गए थे तो हमने क्या किया, वहाँ पर जो भी हमारा लिविंग एरिया था उसको सिक्योरिटी के साथ कवर किया, मतलब फेंस वगैरह लगाया था, जस्ट बिकॉज कि हमारे जो फीमेल सोल्जर्स भी वहाँ रह रहे हैं उनको सेफ्टी फील हो, बिकॉज मतलब इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप कंफर्टेबल हो तभी आप आगे कुछ भी काम कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड उसके बाद हम जब भी पेट्रोल्स पे जाते थे तो इंश्योर करते थे कि हम साथ में जाए, एटलीस्ट 2 से 3 लोग फीमेल के साथ, बाकी भी। तो वहाँ जाके फिर वहाँ पे रुकना सब हम इंश्योर करते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और लॉजिस्टिकली कोई चैलेंजेस ना हो। हमने फोर्स जो हमारे मिशन था, मिशन हेडक्वार्टर से टाई अप करके कुछ किट्स मंगाया था ताकि हम अगर पेट्रोल्स पे भी जाए तो पोर्टेबल टॉयलेट्स हो गए, ऐसे चीज़ें जो हमें अवेलेबल हो साथ में। अगर मेरी ट्रूप्स कंफर्टेबल है तभी वो अपने जो भी काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इस कारण हमें फोर्स हेडक्वार्टर से लेके आर्मी हेडक्वार्टर से सब सपोर्ट मिला था, तो इसी कारण ये हो पाया। जी बिल्कुल। यहाँ पर मेजर स्वाति के साथ बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहे तेजस्विनी। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं मेजर स्वाति शांता कुमार। आप
आर्मी में जब आई हैं तो आपकी एक निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो सिविलियन लाइफ से थी ना, आपके पेरेंट्स आर्मी से नहीं हैं, डिफेंस फोर्सेस से नहीं हैं। Yes. किसने आपको प्रेरित किया कि मेरे को आर्मी में जाना है, क्योंकि आपने तो इंजीनियरिंग भी की थी, आप नौकरी भी कर रही थी? मेरे जो इंजीनियरिंग में दोस्त थे, हम सबका साथ में मतलब अच्छा तालमेल था, तो वो लोग अपना जैसे एक थी जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी एयरफोर्स में थे, तो उसके कारण मुझे पता चला कि अच्छा आर्मी में आने का ऑप्शंस भी है, एयरफोर्स से सब ऑप्शंस है। तो तब मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड फिर जाना कि अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आर्मी में। फिर एसएसबी के लिए अप्लाई किया एंड लकीली हो गया। तो आपके लिए पहला एक्सपीरियंस आर्मी में कैसा रहा? मतलब होता है ना कि एक बिल्कुल नई सी जिंदगी है, नया अनुशासन है, नया है सब कुछ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले से ही जल्दी उठना वो सब आदत में था, बट आर्मी में आके आप वो सबके साथ जब करना सीखते हो, ट्रूप्स के साथ पार्टिसिपेट, पीटी परेड में जाना, गेम्स खेलना, तब आप सीखते हो कि लाइक एक साथ काम करने और टीम वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है वो सब। तो हाँ, काफ़ी मुझे लगता है कमराडरी और वो सब मैं आर्मी में आके बहुत ज़्यादा सीखा है। तो एक थी इंजीनियर स्वाति और एक आ गई हैं अब मेजर स्वाति शांता कुमार, दोनों में क्या फ़र्क है या क्या मेल है? मुझे लगता है एज एन इंजीनियर मैं क्योंकि मैं 1 साल तक ही कॉर्पोरेट में काम किया, तो बिकॉज थोड़ा रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल था, बिकॉज बाहर की दुनिया देख रहे थे। बट जब आर्मी में आई हूँ तो बिल्कुल टाइम, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो गया, तो मुझे लगता है मैं ये लाइफ और ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड यही डिफरेंस लगता है मुझे। बट और ये यूनिफॉर्म, इससे कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, यूनिफॉर्म से आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, जो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। बिकॉज जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आपको लगता है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, जो आप केपेबल हो कुछ भी चेंज करने के लिए। नॉर्मली देखते हैं हम कि सिविलियन लाइफ में जब कोई सेना की अधिकारी, महिला अधिकारी आती हैं तो बहुत से लोगों की आंखें खुल जाती हैं। बहुत सी बेटियां हैं हमारे देश की जो बहुत इंस्पायर भी होती हैं। आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में क्या कुछ सुनने को मिलता है छोटे बच्चों से या बेटियों से? जितने मेरे सारे कजिन्स हैं सब अभी तो काफ़ी मोटिवेटेड लगते हैं, बिकॉज जब मैं आई थी तो मेरी पूरी फैमिली में मैं अकेली हूँ जो आर्मी में हूँ। एंड जो मेरी मम्मी के दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी अभी कॉल करके पूछते हैं कि आर्मी में आने के ऑप्शंस क्या है। तो काफ़ी गर्व महसूस होता है, बिकॉज कि आप एक स्टेज पे पहुँचे हो जब आपके जो साथ के लोग हैं वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देश को सर्व करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। ओके। और आपके परिवार में आपकी सिस्टर्स और बाकी लोग, उनका पहला क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको यूनिफॉर्म में देखा? आपके पिताजी का भी? जब मैंने एसएसबी का इंटरव्यू भी दिया था तो मेरे पिताजी पहले सोच रहे थे कि भेजे कि ना भेजे करके, बिकॉज ऑब्वियसली सिविल में वेल एस्टैब्लिश्ड थी, नौकरी थी। जैसे मम्मी तो मना ही कर रहे थे, बिकॉज उनको था कि मतलब वो नहीं होता डर जो आपको लगता है कि आर्मी में जा रहे हो तो क्या होगा। बट फिर जब मैंने उनको बताया कि नहीं सब ठीक है, मतलब मुझे जाना ही है, मेरे डैड ने बोला कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बट तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पीछे सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। Yes. लेकिन ये जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था, ये आपने इसके लिए खुद ऑप्ट किया था, इसकी क्या प्रोसेस थी? मेरा इंटरव्यू का कॉल, जैसे आर्मी में जब आप अलग अलग डेपुटेशंस के लिए इंटरव्यूज़ के कॉल आते हैं, तो इंटरव्यू का एक कॉल आया था फॉर यूएन पीस कीपिंग। एंड उसके इंटरव्यू के बाद फिर जहाँ शॉर्ट लिस्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद हम सेलेक्ट हुए थे फॉर दिस। लेकिन क्या ये चॉइस होती है, आप ऑप्ट करते हैं या आपको कहा जाता है कि आपको जाना है? आप चॉइस मतलब अनविलिंग दे सकते हो, बट अदरवाइज चॉइस भी होता है कि आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से इसमें जाना है। तो मेजर स्वाति, अब चूंकि आप ये ऑपरेशन खत्म करके आप भारत वापस आ चुकी हैं, मेडल के साथ, अवार्ड के साथ वापस आई हैं, आपका सर गर्व से ऊंचा है, लेकिन किस तरह इस अनुभव ने, इस मिशन ने आप पर इम्पैक्ट किया है, आप पर प्रभाव डाला है? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये मिला कि एक छोटा कंपोनेंट भी, जो भी जैसे कि हमारा एंगेजमेंट टीम था, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। सो मैंने देखा कि टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जब आप एंगेजमेंट प्लेटून जब वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जो भी आप जो अवार्ड भी कह रहे हो, वो सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये पूरे मेरी टीम का अवार्ड है। एंड जो बटालियन भी मेरे साथी उन सब का है, बिकॉज आप किसी भी पेट्रोल में अकेले तो नहीं जाते हो, तब जब भी आप जाते हो तो एक साथ में जाते हो पूरी कंपोनेंट लेके, तो आप जो इम्पैक्ट वहाँ पे कम्युनिटी पे करते हो तो वो दिखता है आपको कि अच्छा ये है असर इंडियन का इन यूएन पीस कीपिंग। राइट। कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे जो
बहुत चैलेंज वाला था या जो बहुत मुश्किल दिखा रहा है कि वाकई इस मिशन में आप लोगों को अपने क्षमताओं के पार जाकर कुछ बदलाव लाने का प्रयास करना पड़ा? जितने जो मेरी साथ टीम चली थी वो भी असम राइफल से थे, तो हम यहाँ पर भी ऑपरेशंस एंड पेट्रोल्स, इवन इंडिया पेट्रोल्स पे सब जाते थे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा जो बिल्कुल अलग या चैलेंजिंग हो, अदर देन वहाँ पर जो कम्युनिटी का एक माइंडसेट होता है, जो इनहिबिशन होता है कि किसी और कंट्री के पीसकीपर या किसी से भी बात करने का, तो हमें बस वो ओवरकम करना था जो मुझे लगा। तो जब हमने वो ओवरकम कर ली तो उसके बाद हमारा कोई चैलेंज नहीं रह गया। यस, चैलेंज नहीं रहा, बिकॉज ऑपरेशनली तो कुछ नहीं था चैलेंजिंग। Okay. जब हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे, बिकॉज हम हर जगह जाके बातें लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे वुमेन से, तो वहाँ पर एक वुमेन ने हमने बोला कि आप अपने इश्यूज शेयर करो। तो जब एक वुमेन खड़े होके बोलती है कि उसको अपनी बेटी को आगे पढ़ाना है, जैसे जब वो हमें देखते हैं यूनिफॉर्म में तो उनको लगता है कि हम भी इस मौके इस तरह पहुँच सकते हैं इस लेवल पे, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाना था आगे। तो वो वही कहने लगे कि लाइक आप बताओ हम कैसे करें ये, लाइक बेसिक अगर इंग्लिश लेक्चर्स भी करा पाएंगे या कुछ भी। तो फिर हमने फिर उसके बाद उनके लिए इंग्लिश क्लासेस कंडक्ट कराया, जस्ट एज अ थिंग। तो कोई ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं इन मिशंस में जो आपको लगता है कि हाँ आगे लेकर चलना है इन रिश्तों को, या फिर कांटेक्ट रखते हैं आप, ऐसा कुछ? कॉन्टैक्ट आई थिंक बिकॉज जो हमारे साथ काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पर सिविलियन कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, एनजीओज बहुत सारे हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, बिकॉज आप एक साथ इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। तो आई थिंक हाँ, मैं चेरिश करूँगी उनमें सारे मेमोरीज को। ऑफ कोर्स आप चेरिश करेंगे, और जो मेमोरीज हम आपके तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखा पाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका उदाहरण हमारे देश की बहुत सी बेटियों को भी प्रेरित करे। और एक मिसाल आपने ये ज़रूर दी है कि संवेदनशीलता के साथ जो ड्यूटी दी जाए उसे अगर पूरा करते हैं तो आपको सम्मान भी मिलता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेजर स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आज मेजर स्वाति शांता कुमार। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे तेजस्विनी में एक और ऐसी ही साहसीपूर्ण महिला के साथ, लेकिन हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ednews@gmail.com। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।